डन, ओके ठीक यार। अब बायोट सेवर्ट लॉ डन हो गया ना हम लोगों का, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा सेम, इलेक्ट्रोस्टैट में जैसा गॉस लॉ था वैसा ही यहाँ पे एम्पियर्स लॉ है। गॉस लॉ हमको कब हेल्प करता था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में? सिमेट्री वाले केस में। तो एम्पियर्स लॉ भी हमको हेल्प करेगा सिमेट्री वाले केस में। ऑल दो वैलिड तो हर केस में होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में हेल्प कुछ केसेस में ही कर पाएगा। हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे उससे पहले एक बात हमको जानना जरूरी है, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? स्केलर है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम करंट तो है स्केलर ही, लेकिन करंट का डायरेक्शन से पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होगा, है ना। माने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है उसको हम पॉजिटिव लिए हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा तो उसको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक करंट है I1, यहाँ पे एक करंट है I1। ये जो I1 करंट है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये करंट है अंदर की तरफ I2। अब यार इसमें से अगर हम I1 को पॉजिटिव लेते हैं तो I2 नेगेटिव होगा, I2 को पॉजिटिव लेते हैं तो I1 नेगेटिव होगा। अब इसमें से किसको पॉजिटिव लेंगे ये निर्भर करेगा कि हम किस लूप के बारे में बात कर रहे हैं। एम्पियर्स लॉ हमेशा हम लोग अप्लाई करेंगे एक प्लेन लूप पे। एम्पियर्स लॉ हमेशा अप्लाई करेंगे एक प्लेन लूप पे। उस लूप पे हम लोग मोशन डिसाइड करेंगे कि इस तरीके से हम चल रहे हैं। इस चैप्टर में आगे बात होगा इस टॉपिक में। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा लूप है, कुछ इस तरीके का लूप है, और हम डिसीजन लिए कि हम इस पर कुछ क्लॉकवाइज सेंस में और रोटेट करें, कुछ क्लॉकवाइज सेंस में और रोटेट करें। रोटेट क्यों करें? क्योंकि एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमको लूप पे चलने का जरूरत होता है, आगे आपको पता चलेगा। मान लीजिए इस लूप पे अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किए या घूम गए एक चक्कर, तो अगर इस तरीके से हम घूमे हैं तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट लूप पर जैसे चलेंगे उस सेंस में कर्ल करेंगे, और थंब का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। माने अगर हम ऐसे चल रहे होंगे तो हम लोग I2 को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि थंब जो है वो इनवर्ट है, और I1 को नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर इसका उल्टा हो जाए, हम क्लॉकवाइज सेंस में ना रोटेट करें बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, किस लूप पे घूमे? क्लोज लूप, क्लोज प्लेन लूप पे। अब मान लीजिए कि यहां पर वही करंट ऐसा ही कुछ है, ये I3 है और ये I4 है। तो जब हम इस तरीके से क्लोज लूप पे चलेंगे तो हमारा करंट जिस सेंस में चल रहे हैं उस सेंस में राइट हैंड का फिंगर कर्ल करो तो थंब बाहर की तरफ आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम I3 को पॉजिटिव लेंगे और I4 को नेगेटिव लेंगे। समझ में आया बात क्या? तो हम आपसे अभी सिंपली ये बताएं कि करंट है तो एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमको करंट के डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव असाइन करना पड़ेगा। अब करंट को हम किस करंट को पॉजिटिव और किस करंट को नेगेटिव असाइन करेंगे ये निर्भर करता है कि हम लूप पे, किसी लूप पे कैसे चल रहे हैं। लूप यहाँ क्या है वो आगे पता चलेगा। हमको एम्पियर्स लॉ डिफाइन करने के लिए एक प्लेन लूप पे चलने का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए हमारा एक इस तरीके का लूप हम डिसाइड कर लिए हुए हैं और हम इस पे क्लॉकवाइज सेंस में चलने का डिसीजन ले लिए हैं, तो फिर जो जिस सेंस में चल रहे हैं उस सेंस में फिंगर कर्ल करेंगे और थंब का डायरेक्शन आपको करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब यहाँ पे I2 पॉजिटिव हो जाएगा और I1 नेगेटिव हो जाएगा। इसका उल्टा अगर चल रहे होंगे तो यहाँ पे I3 पॉजिटिव हो जाएगा और I4 नेगेटिव हो जाएगा। इसका जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाला है। इज दैट ओके? ठीक। अब एम्पियर्स लॉ पे आ जाते हैं हम लोग। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है सुनिएगा मेरी बात। एक बात तुमको पता है ना कि करंट कैरिंग वायर है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लिया जाए कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है I1, ठीक, जो करंट बाहर की तरफ लेके आ रहा है। एक दूसरा वायर है जो इस बोर्ड प्लेन के अंदर में करंट लेके जा रहा है। एक तीसरा वायर है सिमिलरली एक ये वायर है जिसमें करंट
I3 है बाहर की तरफ, लेट्स से देयर इज अनदर वायर जिसमें करंट है I4 अंदर की तरफ। ये सब बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। और यहां पर एक वायर है जिसमें I5 करंट है ना, और यहां पर एक वायर है जिसमें I6 करंट है। ठीक, अब मान लो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है ना कि आप कोई भी एक प्लेन लूप डिसाइड कर लीजिए, किसी भी पेपर प्लेन में, बोर्ड प्लेन में कोई भी एक लूप डिसाइड कर लीजिए। तो मान लो हम ऐसा एक लूप डिसाइड कर लिए। ठीक, लॉ कहता है कि एक प्लेन लूप डिसाइड करो, उस लूप पे तुम पहले डिसीजन ले लो कि तुमको चलना कैसे है। मान लेते हैं कि हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो हमको हर जगह डीएल वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन, हर जगह। ये हमारा इच्छा हुआ कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, तुम्हारा अगर मन होता कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो वो भी सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक, ऐसे चल ली। अब फिर क्या है, ये कह रहा है कि इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुम पता करो डायरेक्शन के साथ। मान लो इस बिंदु पे आए और यहां पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिला। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हम पता किए हैं? I1, I2, I3, I4, I5, I6, सारे दुनिया में जितने भी करंट हैं इस लूप के अंदर या बाहर। लूप के अंदर मतलब ये जो लूप है ना, ये एक प्लेन में होगा, तो ये वायर जो है उसको कट करते हुए या तो बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है। तो कुछ करंट जो होगा इस लूप के इनसाइड में होगा, कुछ बाहर में भी होगा। ये जो बी पता किए हैं, दिस बी इज ड्यू टू ऑल दी करंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड। ये भी इसी तरीके से तुम हर एक बिंदु पे पता करो। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आए, वो भिन्न भिन्न डायरेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में भी आ सकता है। सुनिएगा मेरी बात। अब क्या हम कह रहे हैं, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर तुम इस लूप के हर एक पॉइंट पे बी पता कर लिए और हर जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएल डिफाइन कर लिए, तो बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट निकालो। बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट निकालो, और जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके बाद इस पूरे लूप पे तुम इंटीग्रेशन करो। इस पूरे लूप पे तुम इंटीग्रेशन करो। अगर ये इंटीग्रेशन करोगे तो वो पक्का से किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब कि इस लूप के अंदर में जितने भी करंट हैं दैट इज कॉल्ड इनक्लोज्ड करंट। तो यहाँ पे इनक्लोज्ड करंट कितना, कौन कौन है? I1, I2, I3, I4। तो जो गिवन सिनेरियो है, गिवन केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इनक्लोज्ड मतलब करंट विच इज वेल इनसाइड द क्लोज लूप। वो सारे करंट इस प्लेन को कट करते हुए अंदर या बाहर जाना चाहिए। गिवन केस में इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या होगा? म्यू नॉट इनटू। अब यहां पे प्लस माइनस साइन आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप चले हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। जिस सेंस में चले हैं उस सेंस में अगर आप फिंगर कर्ल की जगह तो थंब बाहर की तरफ आएगा, मतलब बाहर वाले को आप पॉजिटिव लेंगे और अंदर वाले को, तो यहां पे क्या लिखेंगे? I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4। I1 बाहर की तरफ, I2 अंदर की तरफ, तो प्लस I1 माइनस I2, I3 बाहर की तरफ, प्लस I3 और माइनस I4। ये इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो होगा वो I5 और I6 पे निर्भर नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ बात गॉस लॉ में करते थे, जब हम लोग बोलते थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस है ना, तो वहां पे ई जो था वो अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज दोनों की वजह से था, लेकिन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस पूरे सरफेस के लिए जो आता था वो सिर्फ इंक्लोज चार्ज पे निर्भर करता था। वैसा ही यहां पर भी होगा कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो होगा वो सिर्फ इंक्लोज करंट पे निर्भर करेगा। यहां पे नोट में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? हियर बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन और एज वेल एज
आउटसाइड करंट, आउटसाइड वाला करंट, ठीक है क्या? तो ये जो B है वो इनसाइड वाला और आउटसाइड वाला दोनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम तुमको यहां पर एक और बात बता दें, क्या I5 की वजह से इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? है। I5 की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। I6 की वजह से भी इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं है कि I5 और I6 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। लेकिन I5 की वजह से इस लूप के हर एक पॉइंट पे अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड पता करोगे और डीएल वेक्टर, छोटे से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे और पूरे लूप के लिए वो पता करके जब जोड़ोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0। अकेला I6 की वजह से इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करो, उसका डॉट प्रोडक्ट लो डीएल वेक्टर के साथ और पूरे लूप के हर एक पॉइंट के लिए उन डॉट प्रोडक्ट्स को बी डॉट डीएल को जोड़ते चले जाओ, अकेला सिर्फ I6 की वजह से, तो टोटल सम कितना आएगा? वो 0 आएगा। ठीक है क्या? हम यहां पर और भी बात कर सकते हैं, इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। तोड़ के लिख सकते हैं मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर ये नेट के लिए तो एम्पियर्स लॉ बोला ही, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो ये बात बोला ही ना। साथ के साथ अगर हम ऐसा डिफाइन कर ले कि B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओनली I1, B2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओनली I2 एंड B3 is magnetic field due to अकेला I3, B4 is magnetic field due to अकेला I4, B5 is magnetic field due to I5 and B6 is magnetic field due to I6 at all the points of the loop। अब अकेला अगर हम I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का B1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे डीएल के साथ और तब इंटीग्रेट करेंगे पूरे लूप पे, तो ये पक्का पक्का कितना आएगा? म्यू नॉट इंटू I1। I1 यहां प्लस साइन के साथ क्यों है? क्योंकि आप जिस सेंस में चल रहे हैं उस सेंस के हिसाब से I1 पॉजिटिव होगा। अब आप जरा हमको बताइए कि यही कार्य अगर हम अकेला I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम B2 माने हैं, इंटीग्रेशन B डॉट डीएल फॉर द कंप्लीट लूप अगर करें तो ये किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट इंटू माइनस I2, क्योंकि ऐसे चले हैं करंट अंदर की तरफ है तो माइनस म्यू नॉट I2 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पे लिख दे इंटीग्रेशन B3 डॉट डीएल पूरे लूप के लिए तो वो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू I3 प्लस साइन के साथ, क्योंकि I3 जो है वो बाहर की तरफ है और जिस सेंस में हम चल रहे हैं उस सेंस के हिसाब से बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा। इन द सेम वे इंटीग्रेशन B4 डॉट डीएल जो होगा वो माइनस म्यू नॉट इंटू I4 होगा। और बाकी दो बात और आप बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन B5 डॉट डीएल कितना आएगा भाई साहब? क्योंकि B5 I5 जो है सो बाहर है, इसकी वजह से सारे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड पता करें, डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले और इंटीग्रेट करें तो इट विल कम आउट टू बी 0। सिमिलरली इंटीग्रेशन B6 डॉट डीएल अगर करें तो वो भी 0 आएगा क्योंकि वो बाहर है। इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं? पक्का? इसको लिख लीजिए। यहां पे ये मेंशन जरूर कर लीजिएगा कि ये B1 क्या है। B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द लूप के डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू अकेला अकेला, सिमिलरली दिस इज ड्यू टू अकेला अकेला एंड सो ऑन सो फोर्थ। इज दैट ओके? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, हम लोग प्लेन लूप का बात कर रहे हैं और लूप से जो घिरा हुआ एरिया है, सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर करंट बाहर आ रहा है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर करंट अंदर जा रहा है। ठीक है क्या? अब अगला चीज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अगर हम आपको गॉस लॉ जब पढ़ा रहे थे तो भी आपको बोले थे कि यार कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। सिमिलरली अगर एम्पियर्स लॉ से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो तुमको हेल्प करेगा। पहला बात यह है कि इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in cases of
सिमेट्री वाले केस में ही हमको हेल्प मिलता है। अब सिमेट्री वाला केस क्या है, या तो आपको समझ में आया होगा, गॉस लॉ में बहुत सिमेट्री की है, नहीं तो आगे हम और समझाएंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर हमको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, किसी भी पॉइंट पे, तो कोशिश करना है कि उस पॉइंट से पास करता हुआ एक एम्पियर लूप डिसाइड कर ले। अगर आपको इफ यू वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, find magnetic field at P, then assume a closed loop, closed plane loop passing through that point P। ठीक है, अब ये जो इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप। जैसे हम लोग गॉसियन सरफेस डिफाइन करते थे ना, वैसे यहाँ पे एम्पियर्स लूप। इस लूप को एज्यूम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, दिस इज नॉट द रूल, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते हैं। लूप के सारे पॉइंट पर बी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो हमारे लिए बेहतर है। बी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है क्या, पहला बात। दूसरा बात कि लूप के हर एक पॉइंट पे बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री हो या कोई कांस्टेंट एंगल हो, कोई कांस्टेंट एंगल हो तो हमारे लिए बेहतर होगा। हमारे लिए बेहतर होगा मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। वैसे परिस्थिति में हम मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। क्या क्या बात बताए आपको कि किस चीज का ध्यान रखें? किस किस चीज का ध्यान रखने के लिए बोले? कि पहली बात तो ये हेल्प करेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में, कब? जब सिमेट्री वाला केस होगा। दूसरी बात कि अगर तुमको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो उस पॉइंट से पास करता हुआ एक क्लोज लूप तुम एज्यूम कर लो। उस क्लोज लूप का नाम हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स लूप। क्लोज लूप जब एज्यूम कर रहे हो तो तुम सर्कुलर ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, स्क्वायर लूप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हर केस में एम्पियर लॉ वैलिड होगा। लेकिन ध्यान ये रखो कि तुम जो लूप ले रहे हो ना, उस लूप पे हर जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, लूप का जो शेप लिए हो ना, उसमें डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या कोई ऐसा एंगल जो कि हमेशा कांस्टेंट रहे, वैसा अगर लेते हो तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। नहीं तो तुम एम्पियर्स लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करने का कोशिश करोगे और इंटीग्रेशन में ही फंस के रह जाओगे, हो पता चला कि इंटीग्रेशन ही कर नहीं पाओगे। ठीक है क्या? ये सब चीज का अगर तुम ध्यान रखते हो तो एम्पियर्स लॉ तुमको मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। इज दैट ओके? आगे बढ़े, जिनको लिखना आप लिख सकते हैं। ठीक, अब जो सबसे पहला हम लोग डेरिवेशन करते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग देखो, जानते हो हम एम्पियर्स लॉ जो है बायोट-सेवर्ट लॉ के बाद में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आइडिया हो जाए। अगर वो नहीं होगा तो तुम एम्पियर्स लॉ को भी उतने कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई नहीं कर पाओगे। सुनना मेरी बात, हम बायोट-सेवर्ट लॉ के हेल्प से तो पहले फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता किए थे, उसी में θ1 को 90 डिग्री, θ2 को 90 डिग्री रख के इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट पता कर लिए थे।
यहां पर हम लोग दूसरे तरीके से पता करेंगे। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। आपको इनफाइनाइट लेंथ का मतलब समझ में आता है? क्या मतलब? इस पेन को क्या इनफाइनाइट लेंथ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस पेन का 15 सेंटीमीटर लेंथ है और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना वो 0.01 मिलीमीटर पे अगर है, तो उस पॉइंट का जो दूरी है इस पेन के डायमेंशन से बहुत छोटा है, तो इस पेन के डायमेंशन को हम लोग इनफाइनाइट लेंथ मान सकते हैं। कोई दिक्कत? तो एक इनफाइनाइट वायर है और इस वायर से स्मॉल r दूरी पे एक पॉइंट P है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। सर क्या सिखाएं? व्हाट शुड यू डू या व्हाट शुड आई डू? क्या करना चाहिए हमको? हमको इस P से पास करता हुआ एक एम्पियर्स लूप लेना चाहिए। उस लूप का शेप तुम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मेरे सर उस लूप का शेप रखते थे सर्कुलर। सर समझदार थे, तुम्हारे सर भी समझदार हैं, वो भी कैसा रखेंगे? सर्कुलर। लॉजिक है, दूसरा लूप रखने से तुमको समस्या होगा। तो हम एक लूप सर्कुलर रख लिए। सर्कुलर लूप क्यों रखे? इसका वजह यह है कि अगर तुम इस वायर से r रेडियस पे एक लूप लोगे, ये एक इनफाइनाइट वायर है, तो सारे पॉइंट जो होंगे वो इस वायर से समान दूरी पे होंगे, सारे पॉइंट r दूरी पे होंगे। उससे फायदा क्या होगा कि तुम आंख बंद करके कह सकते हो कि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, एज फार एज मैग्नीट्यूड इज कंसर्न। मैग्नीट्यूड में तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, क्योंकि सारे पॉइंट r ही दूरी पे हैं। और सारे पॉइंट के ऊपर में सेमी इनफाइनाइट वायर और सारे पॉइंट के नीचे में भी सेमी इनफाइनाइट वायर है ना। अब मेरा बात समझना सर, अब अगर हम यहां पर ले लिए तो अगला कार्य क्या करना है? हमको डीएल डिसाइड करना है। डीएल हम ऐसे डिसाइड कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात बच्चों। हम क्या कर ले रहे हैं कि इस लूप पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस लूप पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में चल रहे हैं। डीएल 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 डीएल, ठीक। यहां पर डीएल जो है वो किधर है? बोर्ड प्लेन के अंदर। और यहां पर जो डीएल वो किधर है? आप इस लूप को समझ रहे हैं क्या? आधा लूप है बोर्ड के बाहर और आधा जो डॉटेड लाइन है बोर्ड के अंदर है और जो कंप्लीट लाइन है वो बोर्ड के बाहर। यहां पर डीएल वेक्टर अंदर जा रहा है और यहां पर डीएल वेक्टर बाहर आ रहा है। ऐसा करने का लॉजिक ये है कि अगर आपको थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आइडिया होगा तो आप ये बात के लिए एग्री कर रहे होंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा वो भी इसी प्रकार का होगा। नहीं, ये ब्लू कलर से जो दिखाए थे वो तो हम लोग दिखाए हैं किसको? डीएल को, है ना। और ये येलो कलर से जो दिखा रहे हैं वो हम किसको दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। दैट तेरी ये मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल वेक्टर जो होगा दैट विल बी, वो भी टेंजेंशियल। क्या तुम इस बात को समझ रहे हो कि डीएल वेक्टर भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, है ना, जिस लूप में चल रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, है ना। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर्कुलर लूप लेने से कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएल है हर हमेशा और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो बी और डीएल के बीच एंगल हमेशा कैसा होगा? 0 डिग्री होगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या लगाएंगे? एम्पियर्स लॉ। क्या कहता है एम्पियर्स लॉ? इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड विथ साइन। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस जगह पे लिखेंगे बी इंटू डीएल इंटू, क्या हर जगह जो बी और डीएल के बीच एंगल जो है दैट विल बी 0 डिग्री, है ना। तो हम लोग लिखेंगे बी इंटू डीएल इंटू, आप ये समझ रहे हैं ना कि डीएल किस डायरेक्शन में है? टेंजेंशियल, और बी भी, तो दोनों एक दूसरे के, तो इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0, पैरेलल माने 0 डिग्री। इनक्लोज्ड करंट जो है वो पॉजिटिव की नेगेटिव, थंब रख दिए करंट के सेंस में और उसके बाद ऐसे क्लोज किए, लूप मतलब कर्ल किए, तो थंब किधर आया? ऊपर, और करंट भी उसी डायरेक्शन में, है ना। हम जिस सेंस में चले हैं उस सेंस में फिंगर कर्ल किए,
उस सेंस में फिंगर कर्ल किए तो थंब का डायरेक्शन कौन साइड कर गया, किससे, करंट के, तो करंट को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आई। अब एक बात बताओ कि इस पूरे लूप पे ये इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सिमेट्री से सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज, तो अगर सेम है तो बी इज कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर, तो फिर यहां पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीएल, और वो म्यू नॉट इंटू आई। सिमेट्री से हमको फायदा क्या हुआ कि बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल जो होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर का लेंथ है ना, तो इंटीग्रेशन डीएल जिस पाथ पे चले उस पाथ का पेरीमीटर का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर। इज दैट ओके? यही आंसर हम लोग बायट-सेवर्ट लॉ से भी लाते थे, है या ना, बोलो, पहले तो इसको लिख लो। हाँ सुनिएगा मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ कि एम्पियर्स लॉ के हेल्प से हम फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, हाँ बोले तो, एम्पियर्स लॉ के हेल्प से हाँ, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, आर दूरी पे ये पॉइंट जो है ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2, ठीक है। अब हमको जरा बताओ तो कि एम्पियर्स लॉ के हेल्प से पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कर सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों? हम फाइनाइट वायर की वजह से एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, क्या करें, क्या करें, पहले यहां से पास करता हुआ एक लूप ले लेना, अरे हाँ ना तो बोल, ठीक है, यहां से पास करता हुआ एक लूप ले लिए और ऐसे ही चल लिए जैसे पिछले केस में चले थे, ठीक। फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो सर्कुलर होगा, आपको कुछ इस तरीके का होगा, है ना, बोलो, हाँ के ना। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी मानता हूं, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई लिख दें। अब इसके आगे में अगर ऐसे ही करें तो हमको आंसर आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाओ। इसके आगे क्या करें हम, इस सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तुम श्योर हो? क्यों नहीं, क्यों, एक मिनट, इसके ऊपर मान लो कि L1 दूरी है, इसके नीचे यहां मेरे उंगली का जो टिप है उसके ऊपर भी L1, नीचे भी L2, ये एंगल θ1, ये एंगल, यहां पर भी वैसा ही बात है, ऊपर L1 नीचे L2, ये एंगल θ1, ये एंगल, सारे पॉइंट तो एक ही जैसे हो गए, है ना, बोलो। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, सर्कुलर है ना जी, तो डी एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हो गया, लिख सकते हैं ऐसा, अरे है ना, नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, वजह है, इसका वजह है कि जो एम्पियर लॉ कहता है वो कहता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूड, वहां बी सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से, वो अंदर एज वेल एज दोनों करंट की वजह से, है ना। अब यार देखो, पिछला वायर जो था इनफाइनाइट वायर था, वो मुड़ रहा था कहां, इन्फिनिटी पे, नीचे वाला भी मुड़ रहा था कहां, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कहां जाके मिलेगा, इन्फिनिटी के सहारे मिलेगा, है ना। तो जहां वो मुड़ रहा है ना, उसका कोई प्रभाव हमारे मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं पड़ेगा, ये इकलौता वायर था, यहां प्लस इन्फिनिटी यहां माइनस इन्फिनिटी, तो जो मुड़ना था ना वायर को, वो बहुत दूर जाके मुड़ रहा था, तो जो बाकी जो मुड़ा हुआ पार्ट था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। अब यहां पर क्या कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि यहां पे प्रकट होंगे इलेक्ट्रॉन, भाई साहब यहां अंतर्धान हो जाएंगे, इट विल फॉर्म अ क्लोज लूप,
तो यार इसको मुड़ना तो पड़ेगा ना, और चूंकि ये फाइनाइट वायर है तो मुड़ेगा तो किसी आसपास के इलाके से ही ना, है ना, यहां मुड़ेगा। अब मुड़ेगा जब ऐसे ऐसे जैसे भी मुड़े, तो वो जो मोड़ होगा उसकी वजह से, उस वायर की वजह से भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल डिस्टॉर्ट आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो प्योर इसको सर्कुलर रहने नहीं देगा। अभी तो हम सिर्फ इतने ही पार्ट की वजह से बोले ना, लेकिन एम्पियर लॉ ये नहीं बोले कि खाली अंदर वाली की वजह से, वो बोल रहा है अगर बाहर में भी कोई मुड़ के आया है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो एक तो समस्या ये हुआ कि इस लूप के हर एक पॉइंट पे बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग होगा। अंदर वाले की वजह से सब जगह दूरी सेम, सिमेट्री भी सेम, लेकिन बाहर वाले की वजह से ये वाला पॉइंट अलग, वो वाला पॉइंट अलग, ये वाला पॉइंट अलग, सारे पॉइंट अलग अलग। अरे है ना, तो ये बी जो है पूरे लूप पे कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, बात नंबर एक, बी का मैग्नीट्यूड। दूसरा, बी टेंजेंशियल भी डीएल के टेंजेंशियल हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यार तुम यहां तक तो लिख दो, यहां तक तो लिख दो, यहां पर भी 0 डिग्री की जगह पे थीटा लिख दो, बट ये इंटीग्रेशन तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि बी का वैल्यू वेरी करेगा, थीटा का वैल्यू भी वेरी करेगा। तो इतना लिख करके हाथ जोड़ के बैठे रहो, आगे तुमको एम्पियर लॉ हेल्प नहीं करेगा। इज दैट ओके? इसीलिए सिमेट्री वाले केस में हमको हेल्प करता है। इज दैट ओके? ठीक। तो अगला जो हम लोग करेंगे वो किसका करेंगे पता है? लिखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। हॉलो है ना, सुनिएगा मेरी बात। बच्चे मन के सच्चे, सुनिएगा मेरी बात। ये कैसा शेप है? सिलिंड्रिकल शेप। हम कैसा सिलेंडर कह रहे हैं बच्चा? कैसा सिलेंडर कह रहे हैं? हॉलो सिलेंडर। और साइज में कैसा? इनफाइनाइट। तो ऊपर कहां तक गया होगा? अनंत तक, और नीचे भी अनंत तक, है ना। अब अगर हम करंट की बात करें बच्चों, हेलो, अगर हम करंट की बात करें तो हमारा करंट जो होगा वो सरफेस के अलोंग होगा। पहले इसको समझते हैं। सर ये जो कह रहे हैं आप सरफेस के अलोंग होगा, उसका क्या मतलब? हालांकि बहुत आदमी विजुअलाइज कर भी लिए होंगे। दो एगो पतला कॉपी दो, या पेन पेज दे दो, जल्दी जल्दी। ये पतला कॉपी है, पेज दो ना बेटा, वही फाड़ो वही। हाँ नहीं, हाँ। ये जो कह रहा है इट इज समथिंग लाइक दिस, नहीं ये इस तरीके का है ना, ये ऐसा, ठीक। अंदर में पूरा खाली है, करंट नहीं है, बाहर तो खाली है ही। जो भी करंट है वो इस स्किन के अलोंग, इस सरफेस के अलोंग जा रहा है, ठीक है ना। ये जो पेरिफेरी है उसके अलोंग करंट आ रहा है। अभी देखेंगे तो तुम्हारी तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे अगर हम वर्टिकल कर देंगे तो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, खाली सरफेस के अलोंग। टोटल करंट कितना है? आई। कितने लेंथ में ये करंट फैला हुआ है? कितने लेंथ में फैला हुआ? 2 पाई आर। 2 पाई आर जो ऊपर से देखेंगे तो हमको एक क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? रिंग जैसा दिखेगा ना, सर्कल या रिंग। तो उससे पूरा करंट हमको बाहर आता हुआ दिख रहा है। माने अगर तुम टॉप व्यू देखोगे बच्चों, तो टॉप व्यू विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। है ना, टॉप व्यू क्या होगा? ऐसे बाहर की तरफ करंट लेके आ रहा होगा। अब हमको इच्छा क्या है कि 2 जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड पता करें, एक तो बाहर में और दूसरा अंदर। तो अगर हम बाहर वाला पॉइंट पे देखें, स्मॉल आर दूरी पे, है ना, यहाँ पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए देखें
तो अगर हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो सर क्या बोले करने के लिए? मक्खी बैठा हुआ कहा? एक मिनट, हाँ सुनिए मेरी बात। हमको सर क्या बोले कि अगर हमको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो क्या करें? पहले यहां से पास करता हुआ एक एम्पियर लूप बना लिए, ठीक? और इस एम्पियर लूप पे चले, इस एम्पियर लूप पे चले। जो एम्पियर लूप लिए हम सर्कुलर लिए, वजह क्या है? सिमेट्री। वैसा लेने से हमको फायदा क्या होगा कि लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। तो अब अगर हम इस पे कुछ इस तरीके से चलने का कोशिश करें, ठीक है, तो जिस सेंस में चल रहे हैं, क्या तुमको अभी तक इस बात का एहसास हो गया कि उसी सेंस में मैग्नेटिक फील्ड होगा? यहाँ पे अंदर होगा और यहाँ पे बाहर होगा, अरे है ना? तो इस पूरे लूप पे अगर हम इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करें तो वो किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट इंटू जो भी ये करंट है, टोटल करंट, पूरा का पूरा करंट आ जाएगा ना लूप में, तो पूरा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर है। मैं आर ग्रेटर देन आर के लिए यहां लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जो जनरल होता है आई इंक्लोज्ड, है ना? वो आई इंक्लोज्ड यहाँ पे पूरा का पूरा आई होगा। अगर हम तुमको टॉप व्यू से दिखाएं तो हमारा जो लूप है वो कैसा है? ऐसा नहीं, ऐसा ही लूप है ना? बोलो, अभी अगर हम लोग देखें जिस लूप का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा लूप है, ठीक? तो ये बाहर हो गया ना, इस लूप के अंदर में पूरा का पूरा करंट है, तो आई इंक्लूड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई। अब जरा हमको बताओ कि एलएचएस वाला पार्ट क्या होगा? इंटीग्रेशन बी इंटू बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, जैसा इन्फिनिट वायर होता था वैसा ही सिलेंडर भी है ना, तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बी इंटू डीएल इंटू, और ये तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू। अच्छा, सिमेट्री से तुमको ये समझ में आ रहा है कि सिलेंडर से सारे पॉइंट सेम ही तरीके के हैं? नहीं, सारे पॉइंट सिलेंडर से सेम दूरी पे है कि नहीं है? सारे पॉइंट सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बाई सिमेट्री बी इज कांस्टेंट, और अगर बी कांस्टेंट हुआ तो बी को हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई, कॉस थीटा तो 1 हो गया ना। और अब इंटीग्रेशन डीएल हम किस पे कर रहे हैं? सिलेंडर के सरफेस पे कि बाहर वाले लूप पे? तो इंटीग्रेशन डीएल क्या आएगा? 2 पाई कैपिटल आर की 2 पाई स्मॉल आर? 2 पाई स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो इस परिस्थिति में जो हॉलो सिलेंडर है उसको तुम ऐसा ही एज्यूम कर सकते हो जैसा कि एक करंट कैरिंग वायर बिल्कुल इसके एक्सिस पे रखा हुआ है। अगर तुमको याद हो तो जब हम हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर का बात किए थे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किए थे, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ऐसा आया था जैसे कि सिलेंडर नहीं है बल्कि एक इनफाइनाइट वायर है और कहां रखा हुआ है? एक्सिस पे। सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। सिमिलरली इस पूरे सिलेंडर को अगर तुम रिप्लेस कर दो और एक इनफाइनाइट वायर कहां रख दो? एक्सिस पे रख दो, तो जो वो वायर मैग्नेटिक फील्ड यहां लाएगा सेम मैग्नेटिक फील्ड ये हॉलो सिलेंडर भी लाएगा, लेकिन कहां? बाहर। कहां पे? बाहर। ये किसके लिए? आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, है ना? 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सुन लेना। अगर हम यही काम अंदर के लिए करते हैं, अगर यही काम हम करना चाहते फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो वो वाला जो लूप होगा क्रॉस सेक्शनल व्यू उस लूप का कैसा होगा? जैसे ये बड़ा वाला लूप का क्रॉस सेक्शनल व्यू हमको बाहर में दिख रहा था, अभी वाला जो हमारा होगा ये स्मॉल आर लेस देन आर है, यहाँ पे स्मॉल आर ग्रेटर देन आर था, और ये वाला क्या था? कैपिटल आर।
ये चीज जो दिख रहा है ये डॉट 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 वाला क्या है, करंट कैरिंग सिलेंडर है ना, उसका टॉप व्यू। और ये जो स्मॉल आर है यहां पर, ये हम अभी अंदर में कोई पॉइंट डिफाइन करने वाले हैं, और ये वाला जो स्मॉल आर ग्रेटर देन यह वाला पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो अभी जो मेरा हॉलो सिलेंडर है, जैसे ये हॉलो सिलेंडर है ना करंट कैरिंग, ठीक, तो हमारा पॉइंट जो है वो यहां पे, हमारा पॉइंट जो है वो यहां पे। तो लूप कैसा होगा, लूप जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा ना, हाँ क्या ना। और उस लूप के लिए, उस लूप के लिए अगर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का, तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल को यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस जीरो दैट इज जीरो। बी को बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन डीएल दैट इज जीरो, बी इंटू टू पाई स्मॉल आर दैट इज जीरो। टू पाई स्मॉल आर तो जीरो होगा नहीं, तो उससे क्या समझ में आया कि बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, है ना। पूरे बात को समराइज कर देते हैं नए फिगर से, वापस हम ले आएंगे। आपका एक करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर है, करंट कैरिंग डायमेंशन कैसा है, इनफाइनाइट, डायमेंशन कैसा है, इनफाइनाइट। हॉलो सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर। करंट कितना है इसमें टोटल, आई। अगर हम यहां पर आर ग्रेटर देन आर के लिए देखें तो बी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए तुम सिलेंडर को हटा करके एक इनफाइनाइट वाइड एक्सिस पे रख सकते हो। अगर इस जगह पे सिलेंडर के अंदर में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तुम इसको रिलेट कर सकते हो, हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, बाहर में आता था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, अंदर में जीरो। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए तुम हॉलो स्फीयर का पूरा चार्ज को सेंटर पे रख दो, वैसा ही कुछ सिमेट्री आएगा, है ना। वैसा ही बात यहाँ भी है। अगर कोई आदमी तुमको बोल दे कि सर तुम लोग गणित के पढ़े लिखे आदमी हो, क्या तुम बी वर्सेज आर का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो तुम क्या बोलोगे, एकदम कर सकते हैं। अंदर कैसा होगा, कहां तक, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और उसके तुरंत बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड किसके हिसाब से आने लगेगा, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, नॉट आई बाय। घटते घटते जब r टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो b का वैल्यू जीरो होगा। क्या इसको दोबारा बताएं, अंदर में तो जीरो हो गया, तो सब जगह जीरो है b। बाहर में क्या है, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, आर के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इस जगह पे एग्जैक्टली सिलेंडर के बाहर, सिलेंडर के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय टू पाई कैपिटल आर, क्योंकि वहां स्मॉल आर लगभग कैपिटल आर के बराबर होगा। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो छापो, ठीक है सर। एक और पीछे, ये तो तुमको बताए हम कि फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन में आपको एम्पियर्स लॉ हेल्प नहीं कर पाएगा, यहां तक लिखवा देगा, उसके बाद बोलेगा कि हमसे ना हो पाई। काहे नहीं हो पाई, काहे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का गारंटी नहीं देगा, बी कांस्टेंट का भी गारंटी नहीं देगा। तुम तो एम्पियर लॉ इसलिए लिख पाते हो, हेल्प कहां करेगा। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये तो लिख दोगे, ये तो लिख दोगे। एक बात केवल हम इसमें छोड़ दिए थे कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई तभी लिख पाओगे जिस प्लेन लूप है ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। इस बात को इसीलिए छुपा लिए कि अभी बोलबो करेंगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इस बात का डिस्कशन होगा। एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का चीज होता है जिसका चर्चा होगा। तुम एम्पियर्स लॉ के हेल्प से लिख तो पाओगे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूड हमेशा, लेकिन आप b इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू कांस्टेंट रखे, ये जरूरी है, नहीं तो फिर तुमको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और थीटा का वैल्यू कांस्टेंट रखे, साथ के साथ b भी कांस्टेंट रहे, वो भी जरूरी है, तब ना तुम इंटीग्रेशन से b को बाहर लाओगे। तुम
तुम साते वे में काम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बी और कॉस थीटा दोनों को कर ले रहे हो, ताकि इंटीग्रेशन डीएल बचे और इंटीग्रेशन डीएल पेरीमीटर होगा। और चूंकि तुम शेप लोगे कैसा है, रिंग, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो इन शेप्स का पेरीमीटर तुमको पता है, तो इसीलिए तुम चाहो कि ज्योमेट्री से इंटीग्रेशन डीएल पता कर लें। अब बाकी बात जो है बी बाहर हो गया तो हम एम्पियर लॉ के हेल्प से बी का वैल्यू पता कर लें। अगर कहीं भी थीटा सब हर जगह अलग अलग आने लगे और बी भी हर जगह अलग अलग आने लगे तो इंटीग्रेशन से बी और कॉस थीटा को बाहर नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हारा काम उतना आसान रह नहीं जाएगा। इज दैट ओके? तो ये हम तुमको पहला बात बताए थे कि क्यों फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, ये विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, क्योंकि फाइनाइट वायर मुड़ रहा होगा और मुड़ेगा तो यहाँ पर बी का वैल्यू डिस्टॉर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल है इसमें कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा और बी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इज दैट ओके? क्योंकि हम बी डॉट डी एल में बी जो लिखते थे वो अंदर वाले करंट और बाहर वाले दोनों की वजह से लिखते थे, तो यहाँ पे वो समस्या हमको आ गया। ठीक है बउआ? स्लो हो गया कंप्यूटर, लिखो इसको। हाँ सुनिएगा मेरी बात, हाँ सुनो, लिखना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट current carrying solid cylinder। सुनिएगा सर, इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसा कार्य हम लोग किए हुए हैं नहीं? एक मिनट सुनिएगा भाई, बात बंद करो ना प्लीज। सुनो, जो करंट है ना वो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम करंट दिखा दे रहे हैं आपको। सॉरी, ये टोटल करंट जो है वो आई है। पहला बात आप समझ लो, पानी बोतल देना। अभी हम आपसे क्या करें ना कि ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना आपको, हाँ, पूरा करंट आई निकल, एक सॉलिड वायर है ऐसे, ठीक है ना, इतना ही थिकनेस का मान लो कि पीछे पूरा है, सिलिंड्रिकल, तो पूरा करंट बाहर निकल रहा है। यहाँ पिछला केस में था खाली पेरीफेरी से करंट निकल रहा था, अब क्या है कि पूरा में 0 रेडियस से R रेडियस तक, ठीक। और ये इन्फिनाइट वायर है, इन्फिनाइट का मतलब हम बार बार क्या बोले आपको समझ में आता ही होगा। अगर हमको किसी बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये काम कठिन है कि सिंपल है? ये काम कठिन है कि सिंपल है? क्यों सिंपल है? क्योंकि नहीं, माने अभी जो करंट इनक्लोज आएगा ना वो हमारे लिए थोड़ा आसान आएगा। नहीं, आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है ना, तो पहले क्या करें, यहां से पास करता हुआ एक एम्पियर्स लूप ले ले, कोई दिक्कत? पक्का पक्का। अब फिर क्या करें इस लूप पे, अब इस लूप पे क्या करें हम लोग, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करें।
अच्छा, बार बार बोलने का ज़रूरत है कि डीएल वेक्टर किधर है, बी वेक्टर किधर है, बी और डीएल के बीच एंगल कितना है? नहीं, क्योंकि एक सॉलिड सिलेंडर है, वो उसके चारों तरफ सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेगा नहीं, तो और सर्कुलर लूप ही हम भी लिए हैं। दोनों का जो हमारा जो लूप है और जो सिलेंडर का एक्सिस है, दोनों एक ही जगह पे, लूप का सेंटर और सिलेंडर का एक्सिस दोनों एक ही जगह से पास कर रहा है। तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हर जगह बी और डीएल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, नहीं, बी भी इधर होगा और डीएल भी इधर ही होगा, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, एक बिंदु पे नहीं, सारे पॉइंट पे, हाँ या ना? तो क्या हम लोग इसमें एम्पियर्स लॉ जब लगाएंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, हम किसके लिए कर रहे हैं? स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब हमको सोच के बताओ कि इस लूप में इनक्लोज्ड करंट कितना है? पूरा का पूरा। तो ये क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू पूरा का पूरा आई, और बी बाहर हो गया तो ये इंटीग्रेशन डीएल दैट इज म्यू नॉट इंटू आई, और इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू क्या होगा? 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट इंटू आई। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना? ये किसके लिए हम लोग बोले? स्मॉल आर ग्रेटर देन। अभी भी हम क्या बोल सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि जितना करंट सिलिंड्रिकल वायर ले जा रहा था उतना ही करंट का एक पतला सा इनफाइनाइट वायर कहां रख दो? एक्सिस पे, और उसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा उतना ही सॉलिड सिलेंडर की वजह से होगा। अगर सेंटर पे या एक्सिस पे एक इकलौता वायर रख देते पतला सा आई करंट वाला, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यही ना आता, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए पूरे सिलेंडर को, सिलिंड्रिकल वायर को एक पतला वायर जैसा मान सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं उसको? खाली एक्सिस पे। जो कठिन बात है वो कठिन बात क्या है? अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है? अगर इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहां से पास करता हुआ एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा। अब थोड़ा हम आपको ना टॉप व्यू दिखाते हैं, ठीक? ऊपर से देखने पे क्या लगेगा? ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा थोड़ा सा बता दो। ऊपर से देखेंगे तो हमको दिखेगा एक डिस्क, है ना? और करंट पूरा बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा ना? तो इस पे जो तुमको करंट दिखेगा वो ऐसा नहीं, जो करंट दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक। हमारा जो लूप, इसका रेडियस कितना है सर? इसका रेडियस है कैपिटल आर। नहीं, ये पूरे डिस्क, पूरा सिलेंडर का टॉप व्यू दिखाए हम आपको। और हम जो लूप लिए हैं सर, उस लूप के बारे में जरा देखिए। ये लूप कितना रेडियस का है? स्मॉल आर रेडियस का, है ना? और इस लूप पे हम इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कर रहे हैं। तो अब जरा बताओ कि इस लूप पे अगर हम इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल करेंगे इस लूप पे, तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। क्या पूरा का पूरा करंट इस ब्लू वाले लूप के अंदर है? नहीं है। नहीं है? इस ब्लू वाले लूप के अंदर कितना करंट है उस चीज का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि पायर सुनना मेरी बात। इसमें हम लोग क्या करेंगे? कितने एरिया में पूरा करंट फैला हुआ है? अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना? तो क्या हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं? एक बार हमको नया वाला पेज लेने दो। ये पूरा आर रेडियस पे कितना एरिया हमको दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर। उसमें टोटल करंट कितना है? आई।
तो यूनिट एरिया में कितना करंट हो जाएगा? I बाई, हमको कितने एरिया में चाहिए? हमको स्मॉल आर में चाहिए। तो स्मॉल आर रेडियस के सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो करंट कितना हो जाएगा? I बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आई इनक्लोज का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा? I स्मॉल आर स्क्वायर बाई, तो यहां पे RHS वाला वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इंटू आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जिसका प्रूफ हम आपको आगे दिए हुए है ना। एक मिनट सुनना, ये वाला चीज तो अभी भी वही होगा नहीं क्या? इंटीग्रेशन कॉस जीरो, बी बाहर हो जाएगा चूंकि सिमेट्रिक पॉइंट है, सारा पॉइंट एक ही जैसा है ना, एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पे। और इंटीग्रेशन डीएल किस सर्कल पे हम इंटीग्रेशन डीएल कर रहे हैं? कैपिटल आर रेडियस पे कि स्मॉल आर रेडियस पे? तो इंटीग्रेशन डीएल स्मॉल आर रेडियस के सर्कल का आएगा ना। तो आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहां देखो ये कितना आएगा? 2 पाई स्मॉल आर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक मिनट सुनना जरा, ये कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगा? आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा ना? अरे हाँ ना। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखना तो कोई चीज छोड़े नहीं ना है। सुनिए बच्चों, हेलो, हम फिर कंक्लूड करना चाहते हैं चीजों को, 2-3 बात बताना भी है आपको। पहले जरा हमको बताओ कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है ना? कैसा है सॉलिड सिलेंडर? इनफाइनाइट है और करंट कैरिंग है। एक बार बताओ, अंदर में और बाहर में दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो गया क्या? बाहर में कितना? म्यू नॉट आई बाई, ये याद करना उतना कठिन नहीं है। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। देखो, अगर तुमको कोई ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दे, ठीक है, स्मॉल बी वर्सेस स्मॉल आर का, तो अंदर में स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? बी स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? ग्राफ कैसा आएगा? कैसा कैसा? इंक्रीजिंग मैंने कहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। ये स्थिति कब तक होगा? स्मॉल आर इक्वल टू, है ना, सॉरी, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई, उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला, आर के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटते घटते इसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आप सॉलिड स्फीयर में, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में पढ़ा करते थे, है ना। इसमें एक और बात हमको बताना है आपको। एक चीज होता है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी या करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। अगर उसको हम जे से दिखाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक। तो ये तो हो गया आपका
करंट पर यूनिट एरिया का मैग्नीट्यूड, माने करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड। हम लोग एक अगर इसके हिसाब से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो आपको ये चीज दिख रहा है सर, I बाई पाई आर स्क्वायर एच जे, तो ये कितना हो जाएगा म्यू अपॉन 2 जे इंटू आर, स्मॉल इंटू जे इंटू स्मॉल आर। इस फॉर्मेट में हम लोग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखे थे, वहां पे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट था, याद है ना? तो लगभग उसी लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया था। तो यहां पर भी हम वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। एक तो अंदर में बाहर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो तो सिंपली क्या बोलना है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे क्रॉस आर, जैसे वहां होता था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे 1/3 नहीं है बल्कि 1/2 है, और वहां पे एप्सिलॉन नॉट होता था और यहाँ पे म्यू नॉट है, यहाँ पे वहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट होता था और यहाँ म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू आर हो गया मैग्नीट्यूड। एक हम लोग ये फॉर्मेट भी याद रखना है आपको, मतलब बी का फॉर्मूला 2, बी इक्वल टू अंदर में कितना म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू आर, अब बाहर में कितना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तुमको जे का वैल्यू अगर लिखना है तो आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सर एक वेक्टर फॉर्मेट भी आता है अंदर के लिए वेक्टर फॉर्मेट भी आता है। पहले उसके लिए हम लोग एक जे वेक्टर डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, या अभी वाले केस में बोलेंगे तो आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर विल बी अलोंग, जे वेक्टर विल बी अलोंग दी करंट, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग जे वेक्टर डिफाइन करते हैं। बहुत बार हम लोग अपनी सुविधा के लिए करंट डेंसिटी वेक्टर डिफाइन किए हुए हैं ना, अरे है ना, सॉरी अपनी सुविधा के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन किए हुए हैं ना, किए कि नहीं किए गॉस लॉ में, वैसे ही अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर हम लोग एक करंट डेंसिटी वेक्टर डिफाइन किए। करंट डेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट बाई एरिया, और डायरेक्शन क्या होगा, जिधर करंट जा रहा है। फायदा क्या होगा इससे हमको, सुनिएगा मेरी बात सर। हम लोग करंट डेंसिटी वेक्टर डिफाइन किए हैं अंदर में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पता करने के लिए। किसके अंदर में, इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। आपके पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है सर, ध्यान से सुनिएगा, उड़ जाएगा। ये एक करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है ना, करंट ऊपर की तरफ है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि करंट ऊपर की तरफ है तो जे वेक्टर भी ऊपर की तरफ, जे वेक्टर भी ऊपर की तरफ। तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन में जे वेक्टर है। हम लोग ये जे वेक्टर डिफाइन किए हैं स्पेशली किस कार्य के लिए, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में पता करने के लिए। ठीक, जे वेक्टर देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं, ये जो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उसका पोजीशन वेक्टर देखने में कोई दिक्कत है ना, तो हमको बता सकते हो कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ है ना। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो करंट कैसे आ रहा है, करंट ऐसे बाहर आ रहा है। अगर इसके अंदर में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो ऐसा सर्कुलर लाइन बनाएगा, नहीं ऐसा। हम आपको जो दिख रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, यस और नो, अरे है ना, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और अंदर में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर लूप बना रहा होगा। हाँ गिना, हम आपको क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं, टॉप व्यू दिखाते हैं। टॉप व्यू देखिएगा तो ये जे वेक्टर जो हम डॉट 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 दिखा रहे हैं ये किसका डायरेक्शन है, जे वेक्टर का। डॉट 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 जो दिखा रहे हैं वो किसका डायरेक्शन है, जे वेक्टर का, है ना। और आर वेक्टर किधर होगा, आर वेक्टर इधर होगा, है ना, बोलो। अब जरा हमको बताओ, अभी जो तुमको हम दिखाएं उस हिसाब से बताओ तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा,
यहाँ पे करंट किधर है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, है ना, है ना। एक मिनट याद दो, अगर इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। बोलो जे वेक्टर किधर है सो बताओ, जे वेक्टर, और इस जगह पे आर वेक्टर तुमको दिख रहा है बोर्ड के प्लेन में, सोच के देखो जे क्रॉस आर किधर आएगा, जे तो बाहर की तरफ, आर बोर्ड के प्लेन में, क्या जे क्रॉस आर बी के अलोंग आएगा, है ना। यहां पर सोच, यहां पे आर वेक्टर इधर है ना, है ना, यहां पे आर वेक्टर इधर है ना, है ना। जे वेक्टर देख बाहर की तरफ, जे क्रॉस आर किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्या यहां के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है वो, है ना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। हम आपको बस ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर में आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं, जे क्रॉस आर, वो राइट हैंड कर्ल रूल से भी निकाल सकते हैं आप। करंट इधर है तो राइट हैंड कर्ल रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, करंट इधर है तो, है ना। लेकिन आप इससे भी पता कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी, जे क्रॉस आर, जैसे वहां पे करते थे ना डीएल क्रॉस आर, नहीं तो जिधर करंट है उधर ही डीएल है, उधर ही जे है, तो डीएल क्रॉस आर से भी तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। यहां पे डीएल वेक्टर के अलोंग ही जे वेक्टर है, तो जे क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा। और जे क्रॉस आर का वैल्यू क्या होगा, जे इंटू आर इंटू साइन 90, है ना। जे वेक्टर तो बोर्ड प्लेन के बाहर है और आर वेक्टर बोर्ड प्लेन के बोर्ड में, बोर्ड के प्लेन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पे अभी अभी आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना आप खुद ही बताएं, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ये तो प्रूव ही किए। आप ये चीज भी लिखे थोड़ी देर पहले, म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू, ये भी लिखे क्योंकि आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो जे। मैं बस आपसे ये आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा हूं कि सर बी वेक्टर को म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर भी लिखिएगा तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये किसके लिए, फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, बाहर वाले पॉइंट के लिए नहीं, ठीक है क्या। मैं वापस से आपको ले चलता हूं, ये वाला डेरिवेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये वाला भी डेरिवेशन हम एम्पियर्स लॉ से पता कर लिए, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका था दूसरा, वो दूसरा तरीका क्या, आई बाई पाई आर स्क्वायर इज जे, जे क्या है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, है ना। तो वो चीज हम लोग लिख लिए, यहां पे म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू आर, ये तो मैग्नीट्यूड था। अब हम आपसे ये कहलवा रहे हैं कि आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही नहीं इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करें तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर से, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर अगर आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और हम आपको बोल दिया है कि करंट बाहर की तरफ है पूरे सरफेस पे, ठीक, तो आप जरा हमको बताइए कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो आप बोलिएगा सर जे क्रॉस आर निकालिए, खट से टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख जाएगा, है ना। वो चीज पता करने का अल्टरनेट तरीका भी हम आपको बताए हैं, किस लॉजिक से, राइट हैंड कर्ल रूल से, लेकिन जे क्रॉस आर वाला बात भी सही है। अगर हम यहां पे करंट बाहर की तरफ है, मतलब ये डॉट जो है वो जे वेक्टर को दिखा रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि सर यहां पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे सर जे बाहर की तरफ, आर इधर, जे क्रॉस आर ऊपर जाएगा ना, माने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो ये जो सारा डायरेक्शन होगा वो आप जे क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। आप हमको बताइए कि सॉलिड सिलेंडर की वजह से बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, न्यूमरेटर में इनटू स्मॉल आर, है ना। स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा बी वर्सेस आर में, है ना, अंदर में, ठीक है क्या। ये जो फॉर्मूला है इसको लिखने का एक और तरीका है, म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू आर, इसमें भी स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ
आया है। जे का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे वो करंट पर यूनिट एरिया लिखेंगे। तो चूंकि टोटल करंट जो था वो आई था और कितने एरिया में था, पाई आर स्क्वायर में, तो जे का वैल्यू लिख लेंगे आई बाई पाई आर स्क्वायर। जे को हम लोग करंट डेंसिटी बोले हैं, एक करंट डेंसिटी वेक्टर भी डिफाइन किए जिसका मैग्नीट्यूड तो आई बाई पाई आर स्क्वायर होगा, डायरेक्शन होगा करंट के अलोंग। ये डिफाइन करने से फायदा ये हुआ कि अंदर में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लिखे हुए स्केलर फॉर्म में, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर। क्या हम आपको बताने में सफल हुए कि जे क्रॉस आर का वही डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड का है। आप देख लीजिए यहां पे जे क्रॉस आर का डायरेक्शन इधर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है। यहां पर अगर आप देखना चाहते हैं जे क्रॉस आर का डायरेक्शन, तो जे बाहर की तरफ है, आर प्लेन रेडियस के अलॉन्ग है, जे क्रॉस आर खट से टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, हाँ है ना। यहां पर अगर देखेगा तो ये भी ऐसा ही जाएगा, यस और नो। तो अंदर में सॉलिड सिलेंडर के अंदर में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने का वेक्टर फॉर्मूला जो है वह म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर, ठीक है क्या। इसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं कैविटी वाले में, एकदम डिट्टो सेम टू सेम चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट से। इलेक्ट्रोस्टैट में सॉलिड स्फीयर के अंदर फॉर्मूला लिखे थे के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, है ना, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब लिखे थे। और एक और फॉर्मेट में लिखे थे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वहां पर भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, अंदर में बाहर में घट रहा था, आगे ना। तो वहां पर आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट था, वैसा ही यहां पर एक फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म। इज दैट ओके, पक्का पक्का। आप कौन सा पेज लिख चुके हैं, क्या ये लिख चुके हैं? तो ये नहीं लिखे तो पहले तो ये लिख लीजिए, ठीक, फिर हम आपको मौका देते हैं। यहां तक तो लिख लियो ना तुम लोग? यस सर, ठीक। इसको भी पॉज करके लिख लो। क्या आगे तो आई डोंट थिंक कुछ है नहीं, इसको लिख खत्म किया जाए आज का, इसको लिख लिया जाए। इस पे बेस्ड सवाल अभी आप ट्राई नहीं करेंगे, एक दो चीज और हम डिराइव करते फिर पूरा एम्पियर लॉ करेंगे।